दोस्तों, मैं सिमानी मुकु। वैसे तो मैं किस्से, कहानी और उपन्यास लिखती हूँ। बस अपने इसी कलेक्शन से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपना पहला उपन्यास देवदासी। आइए बढ़ते हैं देवदासी के अगले चैप्टर की तरफ। देवदासी चैप्टर 45। मूर्ति की गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद चारों सही सलामत गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। मूर्ति अपने जान पहचान के गैराज वाले को फ़ोन कर कोर्ट जाने के लिए जल्द से जल्द दूसरी गाड़ी मंगवाता है। पर मूर्ति ये सोचना कि शायद वो आज कोर्ट पर समय से नहीं पहुंच पाएंगे। आज की उनकी तारीख फेल हो जाएगी। इस तरफ कोर्ट में इंस्पेक्टर राघवन गिरफ्तार किए हुए सभी ज़मींदारों को और साथ में अनंतनाग को भी कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आते हैं और मूर्ति का इंतज़ार कर रहे थे। अभी तक उनके केस की बारी नहीं आई थी। लगभग आधे पौने घंटे के बाद, बहुत राह तकने के बाद, आखिर गैरेज से एक ढीली ढाली सी अस्थि पंजर वाली कार आकर खड़ी होती है। उसे मूर्ति के सुपुर्द कर मूर्ति की एक्सीडेंट वाली कार गैराज में रिपेयरिंग के लिए लेकर जाते हैं। इस तरफ कोर्ट में उनका केस नंबर स्क्रॉल होता है। इंस्पेक्टर राघवन और साथ में कुछ सिपाही सभी ज़मींदार और अनंतनाग को कोर्ट के अंदर पेशी के लिए लेकर जाते हैं। सभी के हाथ हथकड़ियों के सुपुर्द होते हैं। अनंतनाग बीच बीच में इंस्पेक्टर के सामने आंखें तरेरता, कभी दूसरे सिपाहियों को देख कुटिल हंसी हंसता, तो कभी ज़मींदारों को धमकियाँ देता और उन्हें सरकारी गवाह बनने से मना करता। कुछ ही देर में कोर्ट में दोनों जजों की खंडपीठ मौजूद होते हैं। जज सुजाता मुद्गल और जज जयशेखर रेड्डी दोनों ही तटस्थ भाव से अपनी अपनी कुर्सियां ग्रहण करते हैं। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए, जज सुजाता मुद्गल कहती हैं। इंस्पेक्टर राघवन आगे आकर कहते हैं, माय लॉर्ड, अभी याचिकाकर्ता और उनके वकील इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं हैं, कुछ कारणों की वजह से। इसलिए मैं हमारे ऑनरेबल जजेस से ये दरख्वास्त करूँगा, बस कुछ वक्त का हम उनका इंतज़ार कर सकते हैं। तभी बेमन कड़क भाव से जयशेखर रेड्डी कहते हैं, क्या आपको पता है आप इस वक्त इस कोर्ट का कितना वक्त ज़ाया कर रहे हैं? लाखों केसेस इस उम्मीद में राह देखते हैं कि एक दिन उन्हें न्याय मिले। अब हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ना समझकर इसी तरह से कार्य करे तो कोर्ट की कार्यवाही आगे कैसे चलेगी? क्या हम हर एक व्यक्ति का इसी तरह इंतज़ार करेंगे? ये तो दरअसल कोर्ट का अपमान है और साथ में हम जजेस का भी, जो आप समय की कीमत को समझ नहीं पा रहे। इंस्पेक्टर राघवन चुपचाप से अपना सर नीचे कर जज जयशेखर रेड्डी की बातें सुन रहे थे। जज जयशेखर रेड्डी थोड़े गुस्से वाले लहजे में कहते हैं, दिस कांट बी डन, वी कांट वेट एनी मोर, इट विल बी फाइन इफ़ वी प्रोवाइड योर नेक्स्ट डेट फॉर योर केस। और जैसे ही जज जयशेखर रेड्डी अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं, उसी वक्त हाँफते हुए कोर्ट रूम के दरवाजे पर कार्तिकेय और मूर्ति पहुंच जाते हैं। मूर्ति हाँफते हुए अपना एक हाथ ऊपर उठाकर ज़ोर से चिल्लाता है, एक सेकेंड माय लॉर्ड, वी आर हियर। माय लॉर्ड, प्लीज़ कोर्ट की कार्रवाई रद्द ना करें, कहते हुए कोर्ट रूम में प्रवेश करता है। उसके पीछे कार्तिकेय, उसके पीछे लक्ष्मी और राधा अम्मा को कंधों से पकड़े हुए धीरे धीरे से चलते हैं। उन्हें इस हालत में देखकर जज सुजाता मुद्गल के चेहरे पर थोड़ी शिकन की भाव तैर आते हैं। मेज़ के पास पहुंचकर मूर्ति अपना लैपटॉप बैग खोलता है और अपने रुमाल से अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को और अपने ज़ख्म को साफ करता है। माय लॉर्ड, हमें यहाँ आने के लिए वक्त पर ही निकले थे, पर हम पर जानलेवा हमला हुआ है अभी, पर हम किसी तरह अपनी जान बचाकर आज यहाँ कोर्ट रूम तक पहुँचे हैं, कहते हुए मूर्ति की सांसें फूल रही थी। सुजाता मुद्गल मूर्ति की बात को काटते हुए कहती है, मिस्टर प्रोसिक्यूटर, क्या आप जानते हैं आप पर यह हमला किसने करवाया? क्या आपको किसी पर शक है? यू कैन टेल द ट्रूथ टू द कोर्ट। माय लॉर्ड, हमला किसने करवाया ये तो पता नहीं, पर शायद यहाँ पर गिरफ्तार कर लाए हुए अनंतनाग पर मुझे शक है कि हम कोर्ट पर पहुँच न पाएँ और इस केस को आगे न बढ़ा पाएँ। इसीलिए सारी साजिश रची गई थी। साजिश तो हमें जान से मारने की ही थी, पर हम बच गए और जैसे तैसे कर यहाँ पर आपके सामने हाजिर है माय लॉर्ड। सुजाता मुद्गल ये सब सुनकर तटस्थ भाव से कहती हैं, ये कोर्ट इस साजिश की जांच करने का आदेश देती है। अभी के लिए कोर्ट मुलतवी है। हम एक ब्रेक के बाद 30 मिनट के बाद फिर से कोर्ट की कार्यवाही शुरू करेंगे। देवदासी चैप्टर 46।
जैसे तैसे कर मूर्ति कार्तिकेय, लक्ष्मी और राधा माँ कोर्ट पहुँचते हैं और कोर्ट की कार्यवाही को बंद होने से रोक लेते हैं। सुजाता मुद्गल उन्हें फ्रेश होने के लिए 30 मिनट का समय देती है और कोर्ट की कार्यवाही 30 मिनट के बाद शुरू करने का आग्रह करती है। कार्तिकेय बाहर जाकर सबके लिए कॉफ़ी ले आता है। चारों फ्रेश होने के बाद कोर्ट रूम के बाहर लॉबी में बेंच पर बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। फ्रेश होने के बाद चारों के अंदर की थोड़ी थरथराहट, घबराहट, बेचैनी कम हो जाती है। वहीं इंस्पेक्टर राघवन सभी मुजरिमों को रूम के अंदर बिठाए वहीं पहरा देते हैं। आधे घंटे के बाद तय समय पर कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाती है। सभी अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। जज सुजाता मुद्गल गंभीर मुद्रा में कहती हैं, कोर्ट की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू की जाए। मूर्ति अपना काला कोट पहनकर हाथ में कुछ पेपर के बंच पकड़े हुए अपनी दलील पेश करने लगा। माय लॉर्ड, जैसे कि आप जानते ही हैं, हम यहाँ मेरे मुवक्किल यानी याचिकाकर्ता देवदासी पीड़िता के लिए यहाँ आए हैं। उसी के सिलसिले में सभी पकड़े हुए इन ज़मींदारों को आज यहाँ पेश किया गया है और जिसमें प्रमुख तौर पर अक्यूज़्ड है अनंतनाग, आज उसकी भी पेशी हुई है। इन सभी की चार्जशीट आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इंस्पेक्टर राघवन आगे आकर सभी चार्जशीट की कॉपियाँ दोनों जजेस के सामने रख देते हैं। दोनों जज चार्जशीट को बड़े ही ध्यान से निहारते हैं। दूसरी तरफ अनंतनाग ने भी आज अपना वकील बुलाया था जिसका नाम था सूर्या। सूर्या अनंतनाग का करीबी दोस्त ही था जो कि करीबन उसी का हम उम्र था। वो हमेशा अनंतनाग को ऐसे किसी भी कानूनी दांव पेचों से बखूबी तरीके से छुड़ा लेता और वो अपराधियों के केस लड़ने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। आज भी सूर्या ऐसे ही रुतबे में सफ़ेद पैंट, सफ़ेद शर्ट, ऊपर काले कोट पर कुछ पके हुए काले बालों को तेल लगाकर बड़ी ही सादगी से तय किया हुआ था। ये हुए चेहरे पर आई हुई झुर्रियाँ उसकी उम्र की चाड़ी खा रही थी। चेहरे पर एक अलग ही तरह का रौब उसकी मूँछों का। प्रकृति में उसकी एक घमंड था, हमेशा केस को जीतने का, क्योंकि उसने बहुत बार करके दिखाया था। गरीब मजलूम को हराकर हमेशा अपराधियों को बढ़ावा दिया था उसने। पैसे का बहुत लालची था वो। उसके काम के लिए अनंतनाग उसे हमेशा मुंह भर के पैसा देता। जज जयशेखर रेड्डी के सामने मूर्ति खड़ा होकर कहता है, माय लॉर्ड, जितने भी मुजरिम पेश हुए हैं मैं उन्हें सामने बुलाकर उनसे पूछताछ करना चाहूँगा। मूर्ति एक एक कर सभी ज़मींदारों से पूछताछ करता है। एक माई का लाल भी अनंतनाग के खिलाफ डर के मारे एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता। मूर्ति बहुत ही बारीकी से गोल गोल घुमा घुमा कर उनसे सवाल जवाब करता है, क्योंकि अभी अभी ताज़ा ही उन्होंने कार्तिक और लक्ष्मी के साथ हुई घटना का जलवा जो देखा था। अनंतनाग कुछ भी कर सकता था। तभी वकील सूर्या टेबल पर हाथ ठोकते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मिस्टर प्रोसिक्यूटर ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिनका केस से कुछ लेना देना ही नहीं है। जज सुजाता मुद्गल वकील सूर्या की तरफ देखकर कहती हैं, ऑब्जेक्शन सस्टेन। वकील सूर्या छोटा सा मुंह बनाए हुए बेमन से अपनी कुर्सी पर फैल जाता है। जज मूर्ति की तरफ देख कर कहती हैं, यू मे प्रोसीड नाउ। ये सुनकर मूर्ति थोड़ा अदब से झुककर उनके आदेश को लेता है। मूर्ति बहुत से सवाल जवाब करता है, सभी ज़मींदारों और आखिर में अनंतनाग से सवाल जवाब करने की अनुमति जजेस से मांगता है। उसके जवाब में जज जयशेखर रेड्डी कहते हैं, परमिशन ग्रांटेड। अनंतनाग के हाथ हथकड़ी में बंधे हुए होने के बावजूद अपने दोनों बंधे हाथों को एक तरफ ले जाकर अंगूठे से मूंछों को ताव देते हुए एक जहरीली सी हंसी हंसते हुए कटघरे में आकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर कोई भी पछतावे के भाव न थे। एक अलग ही तरह के घमंड में दबदबा चेहरा प्रतीत हो रहा था उसका। एक निष्ठुर बाप, एक लालसी ज़मींदार, एक कपटी आदमी, एक खोखला रुतबा लिए हुए शान से वो कटघरे में खड़ा था। उसकी नज़रें कभी कार्तिकेय को भेजती तो कभी लक्ष्मी की तरफ फुंकारे मारती, मानो अभी उसे पकड़कर उसका खून पी जाएगा। लक्ष्मी ने डर के मारे जैसे ही अनंतनाग से नज़रें मिलाई अपनी नज़रें नीचे झुका ली। अब भी अनंतनाग में इतना दम था कि वो खड़े खड़े ही बस अपनी नज़रों से किसी को भी डगा सकता था। कटघरे के पास इंस्पेक्टर राघवन खड़े थे। मूर्ति कटघरे के पास आया। मूर्ति के सामने देखते हुए अनंतनाग की आंखों से खून कौंध रहा था। एक क्षण के लिए अनंतनाग की आंखों में देखते हुए मूर्ति के सारे शरीर में ऊपर से नीचे तक एक झुरझुरी सी पसर गई।
मूर्ति ने अपने गले के नॉट को ठीक करते हुए, गले को खखारते हुए कुछ स्वस्थ हुआ और पूछताछ शुरू की। अनंतनाग ने अपनी भर्राई आवाज़ में कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। वो मूर्ति के सवाल जवाब पर सहयोग नहीं दे रहा था। अनंतनाग का वकील सूर्या फिर से बाधा डालते हुए खड़ा हो जाता है और वापस जज सुजाता मुदगल उसे फटकार लगाकर वहीं बैठा देती है और मूर्ति से आगे की कार्रवाई बढ़ाते हुए सवाल जवाब पूछने की अनुमति देती है। अनंतनाग साफ साफ शब्दों में कह देता है, देवदासी प्रथा सालों से आज़ादी के पहले से उनके गांव में चली आ रही थी, जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। वो सिर्फ अपने बाप दादा की इस रिवायत को आगे ले जा रहा है। देवदासियों के शोषण की बात तो उसने सिरे से खारिज कर दी, क्योंकि उसके सामने कोई ऐसा नहीं था जो गवाही दे सके। लक्ष्मी का बयान दर्ज था, पर कोर्ट कुछ और गवाह और सबूत इकट्ठा करने के लिए जोर दे रही थी। सिर्फ एक गवाह पर सदियों से चली आ रही परंपरा के इस केस का फैसला नहीं सुनाना चाहते थे। सभी पहलू को बखूबी पुष्टि करने के बाद ही वो इस केस में आगे बढ़ना चाहते थे, क्योंकि अनंतनाग को देखकर सभी ज़मींदार डर गए थे। कोई भी उसके खिलाफ गवाही नहीं देना चाहता था। और इस तरफ नीलवेणी अभी भी अस्पताल में कोमा में पड़ी हुई थी। दोनों जजेस आपस में कुछ विचार विमर्श करने लग गए। मूर्ति उसके हाथ में थामे हुए पेपर से कुछ देख रहा था। तभी अचानक अनंतनाग ने इंस्पेक्टर राघवन के कमर में बंधी हुई पिस्तौल को पलक झपकाते ही खींचकर कोर्ट में मौजूद सभी के सामने ताक दी। कोर्ट रूम में सभी अपने काम में व्यस्त थे। देवदासी चैप्टर 47। कोर्ट रूम में सभी अपने काम में व्यस्त थे और तभी अनंतनाग नज़र बचाकर इंस्पेक्टर राघवन के कमर से बंधी हुई पिस्तौल खींचकर अचानक सभी के सामने ताक देता है। अचानक से अनंतनाग के इस तरह सभी के सामने बंदूक ताकने की वजह से सभी हड़बड़ा जाते हैं। कोर्ट रूम के अंदर एक तरह का कोलाहल सा मच जाता है। दोनों जजेस डर के मारे उठ खड़े होते हैं। मूर्ति के हाथों से पेपर उछलकर नीचे गिर पड़ते हैं। कार्तिक अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और लक्ष्मी और राधा माँ के बचाव में आगे आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही इंस्पेक्टर राघवन कुछ हरकत करने के लिए जाते हैं, ए इंस्पेक्टर, अनंतनाग उनके सामने पिस्तौल को ताकते हुए चिल्लाता है, चल निकल, दूर रह मुझसे, वरना तो एक एक की खोपड़ी उड़ा डालूंगा अभी यहीं पर। सुनते ही इंस्पेक्टर राघवन वहीं ठिठक कर खड़े रह जाते हैं। दोनों जजेस के सामने उनके पास खड़ा सेवा प्रभारी आगे आकर खड़ा हो जाता है उनके बचाव में। वकील सूर्या अनंतनाग के इस कदम से बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से उसे घूरता है और मुट्ठी भींचकर जोरदार का मेज़ पर उसे मारता है। कोर्ट में मौजूद बाकी सभी ज़मींदार और सिपाही सभी अनंतनाग के इस कृत्य से हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी कार्तिकेय बाहर निकल आता है अपनी जगह से और अपने पिता अनंतनाग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मूर्ति उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, पर कार्तिकेय उसकी एक नहीं सुनता और अपने पिता से हाथ जोड़कर बड़े ही विनीत स्वर में कहता है, अप्पा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके यहाँ से बचकर निकल नहीं सकते अप्पा। जो कुछ भी है उसे कबूल कर लीजिए। और इस तरह से कोर्ट की कार्रवाई रोकने का क्या मतलब है अप्पा? आप कुछ भी कर लो, यहाँ से बचकर निकल नहीं सकते। कम से कम अपने गुनाहों की कबूलात करें। अपने पापों का प्रायश्चित में बदलने का एक मौका मिला है, उसे तो न गवाइए। मेरा बेटा होकर तू मुझसे ये कह रहा है? तुझे पता है ना, तेरे अप्पा को कैद करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ और ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो तेरे अप्पा को रोक सके। और किस हक से तू मुझे ये समझा रहा है? आज तक तूने कभी मेरा साथ नहीं दिया। तेरा कोई हक नहीं बनता कि तू मेरे साथ इस तरह से बात करे। दोनों बाप बेटे के बीच एक समझौता चल रहा था। तभी हवालदार श्रीनु अनंतनाग से नज़रें बचाकर दबे पांव पीछे से होकर अनंतनाग के पीछे जाकर उसे धर दबोचने की तैयारी कर रहा था, जो कि कार्तिकेय और मूर्ति ने देख लिया था और साथ ही इंस्पेक्टर राघवन ने भी। पर अप्पा, आप यहाँ से भाग भी गए तो फिर से ये लोग आपको गिरफ्तार करेंगे, तो आज़ाद होने के लिए सपने छोड़ ही दीजिए। कार्तिकेय लगातार अपने अप्पा के साथ संवाद साधे हुए था। कोई बात नहीं बेटा, अनंतनाग बड़ी ही गर्जना के साथ कहता है और पिस्तौल को अपनी कनपट्टी पर रखकर कहता है, यहाँ से भागकर आज़ाद नहीं हो सकता, पर इस तरह से तो आज़ाद हो सकता हूँ ना। तुम मुझे क्या पकड़ोगे? मैं खुद ही इस शरीर से आज़ाद हो जाऊँगा।
अनंतनाग का जन्म किसी के बंधन में रहने के लिए नहीं हुआ है। मैं तो आज़ाद परिंदे सा घूमने के लिए इस धरती पर आया हूँ। और जैसे ही अनंतनाग कनपट्टी पर रखी पिस्तौल की ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है, तुरंत कार्तिकेय अपने अब्बा को बचाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ता है और पीछे से पलक झपकते ही श्रीनु हवलदार अनंतनाग के हाथों से पिस्तौल को खींचकर उसके दूसरे हाथ को पूर्ण जोर से ताकत से पकड़कर उसके हाथ से पिस्तौल छीन लेता है और तभी खींचा खींची में ट्रिगर दब जाता है। इंस्पेक्टर राघवन तुरंत अनंतनाग को नज़दीक जाकर उससे लिपट कर उसके भारी भरकम वजनदार शरीर को कसकर पकड़ लेते हैं। ट्रिगर दबते ही गोली हवा में चलती है। सभी की नज़र उस गोली पर होती है। सभी झुककर अपने आप को उस गोली से बचाने की कोशिश करते हैं। गोली हवा को चीरती हुई लक्ष्मी के सर के ऊपर से निकल जाती है। लक्ष्मी बाल बाल बचती है। सभी गोली की दिशा में मुड़कर देखते हैं। कार्तिकेय और मूर्ति की जान हलक में अटक जाती है। गोली लक्ष्मी के सर पर से गुजरते ही मूर्ति और कार्तिकेय अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। एक क्षण के लिए सारी घटना इतनी पलक झपकते ही होती है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। कोर्ट रूम में अफरा तफरी सी मच जाती है। श्रीनु और इंस्पेक्टर राघवन के चुंगल से अनंतनाग अपने आप को छुड़ाने की बहुत भारी जहमत करता है। तुरंत पीछे से और 3-4 सिपाही अनंतनाग को धर दबोचने के लिए आ जाते हैं। कुछ क्षण के लिए गवाही देने के लिए अनंतनाग के हाथ जो खोले गए थे, झट से इंस्पेक्टर राघवन अपनी कमर पर लगाए हुए हथकड़ी को खींचकर फौरन उसके दोनों हाथों पर हथकड़ी का बंधन लगा देते हैं। अनंतनाग और ज़्यादा बौखला जाता है। अपने शरीर की पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए अनंतनाग सिपाहियों को अपने कंधे से यहाँ वहाँ धक्का दे रहा था, गिराता जा रहा था, पर अपने आप को किसी को सौंपने की अभी उसकी इच्छा नहीं थी। अभी अपने आप को समर्पित नहीं करना चाह रहा था। अभी और लड़ लेना चाह रहा था, क्योंकि वो अपनी कोशिश में नाकामयाब हो गया एक बार फिर से। बहुत देर की मशक्क़त करने के बाद आखिर अनंतनाग की ऊर्जा खत्म हो जाती है और वो अपने घुटने टेक देता है। इंस्पेक्टर राघवन सहित सभी सिपाही पसीने से लथपथ अनंतनाग को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, जो कि खुद भी बहुत ज़्यादा थक चुका था। अब उसमें और लड़ने की ताकत नहीं बची थी, हाथ बंधे होने की वजह से। प्लेटफॉर्म पर खड़े जजेस सारा दृश्य बड़े ही अविचलित तरीके से देख रहे थे। जिनके आगे सेवा प्रभारी उनकी रक्षा के लिए खड़ा था। अनंतनाग की ताकत को खत्म हो चुकी थी। ऊर्जा उसके पसीने में बह चुकी थी। अब भी गुस्सा उसकी आंखों से लहू बनकर उतर रहा था। उसकी आंखों की पुतलियों के आसपास का सफ़ेद भाग, उसके कान के पट सभी लाल हो चुके थे। गुस्से से अब भी गुर्रा रहा था वो। अब इस हालत में तो कोर्ट की आगे की कार्रवाई होना मुश्किल था। जब अनंतनाग पूरी तरह से काबू में आ गया, दोनों जजेस ने अपनी अपनी जगह ले ली और कोर्ट रूम में मौजूद सभी से बैठने का अनुरोध किया। सभी के चेहरों पर अब भी डर का निशान मौजूद था। चेहरे की रंगत जा चुकी थी। निस्तेज सफ़ेद से चेहरे हो चुके थे, खासकर लक्ष्मी का, कार्तिकेय और मूर्ति का। सुजाता मुद्गल पास ही रखे हुए पानी के गिलास से एक घूंट भरकर फिर बोलना शुरू करती है। आज जो कुछ भी हुआ इस कोर्ट रूम में, वो हर तरह से निंदनीय है। आज एक खूंखार अपराधी की वजह से किसी मासूम की जान जा सकती थी और जानबूझकर कोर्ट की कार्रवाई को इस तरह से बीच में रोकने के लिए हम अपराधी की निंदा करते हैं और अपराधी पर आईपीसी के तहत धारा 323 लगाने पर मजबूर हैं। साथ ही 10 लाख तक का जुर्माना भी भरने का प्रावधान करते हैं। यहाँ की पुलिस से गुजारिश है, जल्द ही इस अपराधी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर जल्द से जल्द एक नई चार्जशीट में ये धाराएं लगाकर जल्द से जल्द कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। इंस्पेक्टर राघवन हामी देते हुए जजेस के सामने अपना सर झुकाते हैं और इस केस की 5 दिन के बाद अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए द कोर्ट इज़ एडजर्न। मूर्ति कुंठा नैराश्य से अपने सर को एक तरफ झटक देता है। यह सुनकर इंस्पेक्टर राघवन सभी मुजरिमों को, खासकर अनंतनाग को, बड़े ही चुस्त बंदोबस्त के साथ जीप में बिठाते हैं। कार्तिकेय और मूर्ति राधा अम्मा लक्ष्मी को लेकर कोर्ट रूम से के बाहर बड़ी ही निराशा से निकलते हैं। लक्ष्मी और राधा अम्मा अभी भी सदमे में होते हैं। दिल में अब भी एक बेचैनी सी बनी होती है। बहुत बुरा हुआ भाई कार्तिकेय। मूर्ति उनके बीच की खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, भाई, आज तेरे बाप ने अगर ये सब नाटक नहीं किया होता तो आज तो आधी दलीलें पेश हो गई होती।
कार्तिकेय मायूसी से मूर्ति की तरफ देखता है। तभी कार्तिकेय पर किसी का फ़ोन आता है। सामने वाला व्यक्ति कार्तिकेय को फ़ोन पर कुछ ऐसा कहता है। सुनकर कार्तिकेय की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आखिरकार कार्तिकेय पर किसका फ़ोन आया है और मूर्ति इतना उतावला क्यों हो रहा है? जानने के लिए बने रहे मेरे उपन्यास देवदासी के साथ। धन्यवाद।